अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूटेशन। जेनेटिक का एक टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, दैट इज़ म्यूटेशन। सो लेट्स सी कि म्यूटेशन क्या होता है। एनी सडन चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑफ द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वायरस और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। म्यूटेशन क्या होता है? एक सडन चेंज होता है, एक अचानक से एक चेंज आ जाती है, तब्दीली आ जाती है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड में। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी हो सकता है, ऑफ द जीनोम ऑफ इन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये चेंजेस अगर हो सकती है, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकता है। वायरस जो है दैट इज लाइंग बिटवीन द बॉर्डर, दैट इज लाइंग ऑन द बॉर्डर ऑफ लिविंग थिंग्स, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसके बॉर्डर पे होता है। तो उसमें भी अगर चेंजेस आ रही हैं उसको भी हम म्यूटेशन कहेंगे, क्योंकि वायरसेस में भी डीएनए और आरएनए मौजूद होता है। तो डीएनए और आरएनए में कोई चेंज आ रहा है, उसके सीक्वेंस में कोई चेंज आ रहा है, वहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसके नंबर में कोई चेंज आ रहा है, इवन क्रोमोजोम में चेंज आ रहा है, क्रोमोजोम के नंबर में चेंज आ रहा है, ये सब क्या होंगे? म्यूटेशन होगा। और एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए क्या है? ये मोस्टली प्लाज्मिड के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया वगैरह में ये मौजूद होता है। तो म्यूटेशन जो है ये बेसिकली चेंज है न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में। न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? डीएनए में मौजूद होते हैं और आरएनए में मौजूद होते हैं। वहाँ पे किसी बेस की एक बेस डिलीट हो जाता है लेट्स सपोज, या एक्स्ट्रा एड हो जाता है, या सब्सटीट्यूशन हो जाती है, चेंज हो जाता है। तो उन सारे चेंजेस को हम कहते हैं म्यूटेशन। अब ये जो म्यूटेशन है इसके रीजंस क्या है, इसके कॉजेस क्या है, ये म्यूटेशन होता क्यों है? तो म्यूटेशन जो है ये बेसिकली यहाँ पे हमने 5 रीजन को मेंशन किया है, जिसमें फर्स्ट वन है रेडिएशन। अब ये रेडिएशन जो है ये सनलाइट से रिलीज होने वाली भी हो सकती है, और ये जो हम मशीनरी यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, उससे निकलने वाली एक्सरेज, गैमा रेज और बीटा रेजेस भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो वायरसेस हैं लेट्स सपोज वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर हो गए हैं, तो वो भी म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ, इसको हम कहते हैं कि ये स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कहाँ पे न्यूक्लियस में ये मूव कर रहा होता है फ्रीली। तो लेट्स सपोज ये कहीं पे अटैच हो गया है, किसी ऐसी जगह पे अटैच हो गया है जहाँ के जो न्यूक्लियोटाइड्स है या न्यूक्लिक एसिड्स है उस पे ऐसी पोजीशन पे अटैच हो गया है जिसने आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस करनी है। तो फिर क्या होगा कि उस प्रोटीन की जो जब जीन की एक्सप्रेशन होगी तो ऑफ कोर्स उसमें चेंजेस आएंगी। सो म्यूटेशन की एक रीजन ट्रांसपोर्सॉन्स भी हो सकते हैं, म्यूटेजेनिक केमिकल्स भी हो सकते हैं। ऐसे केमिकल्स जो म्यूटेशन कॉज करते हैं उसको हम म्यूटेजेनिक केमिकल्स कहते हैं, और लाइक कैफीन है, इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि म्यूटेशन कॉज करती हैं। और फिफ्थ वन रीजन है एरर ड्यूरिंग मियोसिस और डीएनए रिप्लिकेशन, यानी कि कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो कि नेचुरली होते हैं। जब मियोसिस होती है, वहाँ पे जब क्रॉसिंग ओवर होती है, उस टाइम पे कोई चेंजेस आ जाती है डीएनए के सीक्वेंस में, या जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है वहाँ उस टाइम पे बेसिस में कोई चेंजेस आ जाती है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। अब ऐसे एजेंट्स मीन्स ऐसे थिंग्स जो कि क्या कर रहे हैं, म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हमने कॉजेज में पढ़ी, इनको हम क्या कहते हैं? ऐसे एजेंट्स को हम कहते हैं म्यूटेजेंस। म्यूटेजेंस क्या है? हर वो चीज़ जो म्यूटेशन कॉज करे उसको हम कहते हैं म्यूटेजेंस। अब वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें म्यूटेशन हो जाती है उनको हम क्या कहते हैं? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं म्यूटेंट्स। ठीक है, म्यूटेंट्स क्या है? हर वो ऑर्गेनिज्म जिसमें म्यूटेशन हो जाती है, जिसके डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाती है, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। अब ये जो म्यूटेशन है या जो म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म है, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में चेंजेस आ रही हैं तो वो नेगेटिव होंगी, कभी कभी पॉजिटिव चेंजेस भी आ सकती हैं। मोस्टली हमारे प्लांट्स में जब कोई उसमें म्यूटेशन होती है तो वो पॉजिटिव होती हैं, उसके रिजल्ट में वो हमें ज़्यादा यील्ड देते हैं या क्वालिटी फ्रूट की अच्छी हो जाती है। तो म्यूटेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, म्यूटेशन नेगेटिव भी हो सकती हैं। ओके, अब कुछ म्यूटेशन ऐसी होती हैं जो कि रेयर होती है, इतनी पॉपुलेशन में कॉमन नहीं होती, जबकि कुछ ऐसी होती है कि कॉमन होती है, मोस्टली वो हम देखते हैं, वो चेंजेस हमें नजर आती हैं। हर वो म्यूटेशन जो कि अगर हो मोर देन 1% ऑफ पॉपुलेशन में, अगर पॉपुलेशन में 1% से ज़्यादा कोई म्यूटेशन अराइज हो रही है तो उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? जब म्यूटेशन जो है वो अगर हो इन मोर देन 1%, मोर देन 1% ऑफ पॉपुलेशन, तो वो होगा पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये इतना कॉमन हो जाता है और इसको कंसिडर किया जाता है नॉर्मल वेरिएशन, यानी कि मोस्टली ये जो वेरिएशंस आती हैं, ये जो चेंजेस आती हैं पॉलीमॉर्फिज्म के रिजल्ट में, इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। एग्जांपल है इसकी हमारे पास आई कलर। लेट्स सपोज नॉर्मल आई कलर जो है वो अगर ब्लैक है और वेरिएशन आ गई, चेंजेस आ गई, म्यूटेशन हो गई, डीएनए की सीक्वेंस इधर उधर हो गई, तो उसके रिजल्ट में आई कलर जो है वो किसी की ब्राउन है, तो इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अगर ब्लैक की जगह ब्राउन है या ग्रीन है या ब्लू है तो आई कलर हो सकता है। इसके एग्जाम्पल में हेयर कलर हो सकता है, और जो ब्लड टाइप है दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज द रिजल्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। नॉर्मल कंडीशन इसको कंसिडर किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ऑरिजिन ऑफ म्यूटेशन। अब जो म्यूटेशन है वो उसकी ऑरिजिन क्या है, वो कहाँ से आ जाती है, कैसे होती है? तो फर्स्ट ऑरिजिन ऑफ म्यूटेशन है हमारे पास जर्म लाइन म्यूटेशन। जर्म लाइन म्यूटेशन क्या होता है? जब म्यूटेशन अगर होती है जर्म सेल्स में, ये ऐसी म्यूटेशन होती है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को ये ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो ऐसी म्यूटेशन को हम हेरिडिटरी म्यूटेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये ट्रांसफ़र होगी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में।
ठीक है। सेकंड, और इसमें क्या होता है कि ये जो म्यूटेशन होती है जो जर्म सेल्स में होती है, ये जो भी ऑर्गेनिज्म इसके रिजल्ट में बनेगा उसके हर एक सेल में म्यूटेशन होगी, उसकी पूरी बॉडी में जो है म्यूटेशन होगी। ठीक है, एवरी सेल ऑफ द पर्सनस बॉडी इज अफेक्टेड। ठीक है। नेक्स्ट है डिनोवो म्यूटेशन। डिनोवो म्यूटेशन में म्यूटेशन होती है डिनोवो फॉर द न्यू, जब म्यूटेशन हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसकी फैमिली हिस्ट्री से कोई कंसर्न नहीं होता, लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है और लेट्स सपोज उस सेल के डीएनए में कोई चेंजेस आ गई तो उसको हम कहेंगे डिनोवो म्यूटेशन। और ये जो म्यूटेशन होती है ये भी ऑफ कोर्स जो भी चाइल्ड होगा उसके हर एक सेल को ये अफेक्ट करेगा। इसमें भी क्या होता है, एवरी सेल इज अफेक्टेड, क्योंकि एक ही सेल से आगे जाके उसमें सेल डिवीजन होगी, और जब उसमें सेल डिवीजन होगी बहुत सारे सेल्स बनेंगे तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा ना, तो उसकी हर एक सेल जो चाइल्ड का होगा वो अफेक्टेड होगा। अब ये म्यूटेशन या जो ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन है ये सिर्फ एनिमल्स में नहीं होता, ये प्लांट्स में भी हो सकता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्वायर्ड म्यूटेशन। एक्वायर्ड म्यूटेशन जो है इसका ना तो फैमिली हिस्ट्री से कोई कंसर्न है ना ही किसी और चीज़ से। एक पर्सन या एक ऑर्गेनिज्म बिल्कुल हेल्दी जो है वो बॉर्न होता है, लेकिन बाद में वो कुछ ऐसे चीज़ों के सामने एक्सपोज हो जाता है कि वो उसमें म्यूटेशन कॉज कर देती है। तो ये जो होती है एक्वायर्ड म्यूटेशन, एक पर्सन के लाइफ में अगर अपनी ज़िंदगी में वो किसी भी टाइम एक्सपोज हो गया म्यूटेजेंस के आते हैं वो एजेंट्स जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं, तो अगर वो म्यूटेजेंस के आगे एक्सपोज हो गया तो वो उसके अंदर डीएनए में चेंजेस ले आएगा, और इस तरह की म्यूटेशन को हम कहते हैं एक्वायर्ड म्यूटेशन। अब ये जो चेंजेस होती हैं ये क्यों होती हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सन से अराइज होती हैं तब भी हो सकती है, या जब उसके बॉडी किसी भी बंदे के बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है उस टाइम पे सेल डिवीजन के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाती है तो म्यूटेशन कॉज हो जाती है। और जो एक्वायर्ड म्यूटेशन है ये जब सोमेटिक सेल्स में होती है तो ये फिर नेक्स्ट जनरेशन को पास नहीं होती। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये मोस्टली सोमेटिक होता है। ठीक है, और सोमेटिक होता है और इसके जो रीजन्स होते हैं इन्वायरमेंटल होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये था ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। अब म्यूटेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट पढ़ रहे हैं, फुल हम इसको पढ़ेंगे जेनेटिक्स का। जब हम कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि म्यूटेशन बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि 2 टाइप्स हैं म्यूटेशन के ऑन द बेसिस ऑफ के म्यूटेशन जो है किस तरह से सेल में अकर होती है, हाउ म्यूटेशन अकर इन द सेल। तो फर्स्ट वन है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन वो म्यूटेशन होती है जो नेचुरली अकर होती है, ऑटोमेटिकली होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर इंटरनली कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो क्या करती है, म्यूटेशन कॉज कर देती है, उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या है, नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली अकरिंग और ऑटोमेटिक प्लस इंटरनल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जबकि इंड्यूस्ड म्यूटेशन जो होती है वो इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे ये जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक्सपोज हो जाता है म्यूटेजेंस के आगे, तब उसमें क्या होगा, उसमें म्यूटेशन होगी। यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। अब वो एक्सटर्नल फैक्टर्स केमिकल्स भी हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स रेडिएशन भी हो सकती है। केमिकल्स में कैफीन एक्सेट्रा, ऐसे केमिकल्स में कैफीन एक्सेट्रा आते हैं कि अगर और प्रिजर्वेटिव्स जो हैं ये ऐसे केमिकल्स हैं, या अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो जब हम उस पर पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं ये केमिकल्स है ना, तो इन केमिकल्स की वजह से प्लांट्स में चेंजेस भी आ सकती हैं। इस तरह से हम ये जो दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं इनके अगेंस्ट हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं तो वो उनमें म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होंगे हमारे पास इंड्यूस्ड म्यूटेशन जो एक्सटर्नली फैक्टर्स की वजह से हो रही है। फिर 2 टाइप्स है इसकी ऑन द बेसिस ऑफ कि ये जो म्यूटेशन है ये कहाँ पे हो रही है, लोकेशंस की क्या है, और एक्सटेंट यानी किस हद तक हो रही है। क्योंकि म्यूटेशन हमने कहा कि डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ रहा है, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज आ रहा है, तो अब न्यूक्लियोटाइड कितने बेसिस में चेंजेस आ रही है उसके बेस पर, और कहाँ पे आ रही है उसके बेस पर। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स है। एक है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि जो म्यूटेशन है वो किस हद तक आ रही है, कितने बेसिस में आ रही है। अब अगर एक म्यूटेशन जो है वो चेंजेस कॉज कर रही है एक सिंगल या फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स में, डीएनए के एक सिंगल या फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स में, उसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। सिंगल आर फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स, उसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। जबकि अगर म्यूटेशन क्रोमोसोम में चेंज ला रही है, क्रोमोसोम के फुल स्ट्रक्चर में चेंज ला रही है, या क्रोमोसोम के नंबर में चेंज ला रही है, तो वो क्या होगा, वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन। स्ट्रक्चर आर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसमें अगर चेंजेस आ रही हैं तो वो क्या होगा, वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होगा। ये थोड़ा सा पॉइंट म्यूटेशन से ये थोड़ा बड़ी सतह पे ये म्यूटेशन कोज हो जाती है। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट म्यूटेशन है ये किस किस तरह से हो सकती है। जो तो हमने कहा कि जो पॉइंट म्यूटेशन है वो एक सडन चेंज होता है इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ जीन, और उस चेंज की वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके फिनोटाइप पे, यानी वो आपको फिजिकली भी चेंज नजर आता है, उसमें चेंजेस आपको नजर आएंगे। ये जो म्यूटेशन है इसमें फर्स्ट पॉइंट म्यूटेशन फर्स्ट मेथड है इसका डिलीशन। तो डिलीशन में क्या होता है, रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ वन आर few nucleotides from a particular segment of DNA। डीएनए के एक खास सेगमेंट से एक या चंद न्यूक्लियोटाइड्स की जब रिमूवल हो जाती है उसको हम कहते हैं डिलीशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक सीक्वेंस है डीएनए का, ए है, टी है, टी है, जी है, जी है, सी है, ए है। ओके, ये क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है। अब यहाँ पे हम डिलीशन करेंगे, हम नहीं करेंगे लेकिन म्यूटेशंस की वजह से यहाँ पे क्या होगी, डिलीशन होगी, और ये सीक्वेंस इस तरह से बन जाएगा, ए टी टी जी सी ए। अब यहाँ क्या हो गया, ये वाला जी रिमूव हो गया, इस वाले जी की डिलीशन हो गई, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डिलीशन। सेकेंड मेथड है इंसर्शन। अब इंसर्शन में क्या होगा कि एडिशन होगी एक या चंद न्यूक्लियोटाइड्स की इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। पहले हमने डिलीशन पढ़ा, वहाँ पे क्या हुआ कि एक न्यूक्लियोटाइड जो था वो डिलीट हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड या चंद न्यूक्लियोटाइड जो है वो उसकी एडिशन होगी। लेट्स सपोज ये है एक सीक्वेंस, ठीक है। अब इससे जब इसमें होगी इंसर्शन, तो जब इसमें इंसर्शन होगी तो ये बन जाएगा ए टी टी जी जी सी टी। बाकी का सीक्वेंस सेम है, यहाँ पे हमने क्या किया, इस टी के बाद एक और टी लगा दिया, तो इस तरह से यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड नॉर्मल से एक्स्ट्रा आ गया। इस कंडीशन को हम कहते हैं इंसर्शन। थर्ड टाइप है हमारे पास, या जो थर्ड कंडीशन है वो है बेस सब्सटीट्यूशन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना डिलीशन होगी, यहाँ पे ना इंसर्शन होगी, ना ही कोई ऐड होगा, ना ही कोई डिलीट होगा, बल्कि जो फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास सेगमेंट है तो इनकी नंबरिंग इतनी ही रहेंगी, लेकिन एक की जगह दूसरा आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, रिप्लेसमेंट होती है, रिप्लेसमेंट of one or few nucleotides in a particular segment of DNA। अब सब्सटीट्यूशन में क्या होगा कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, और जब इस डीएनए की सीक्वेंस में म्यूटेशन हो जाती है, जब इसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो क्या होता है कि आफ्टर सब्सटीट्यूशन ये सी एज इट इज़ रहेगा, ए बी सी बी ए बी, और लेट्स सपोज टी, इस वाले सी की जगह यहाँ टी आ गया। तो जो हमारे पास जो सीक्वेंस है, सेगमेंट है, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स की तादाद तो वही है, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे जो सी था ना उसको रिप्लेस कर दिया किस चीज़ ने, टी ने। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन। अब जरूरी नहीं है कि ये वाला सी ही रिप्लेस होगा, ये यहाँ पे भी कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन। दिस इज व्हाट, दिस इज बेस सब्सटीट्यूशन। ओके, ये पहले हमने पॉइंट म्यूटेशन का पढ़ लिया कि पॉइंट म्यूटेशन किस किस तरह से हो सकती है। अब हम देखेंगे कि जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है या क्रोमोसोमल एबरेशन है वो किस किस तरह से होता है। एबरेशन मीन्स कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई खराबी आ जाती है। अच्छा, वो चेंजेस जो क्रोमोसोम में आती है उनको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं। और इस तरह की जो चेंजेस होती है ये कब होती है, ये मयोसिस के दौरान होती है, जिसमें किसी म्यूटेजन की वजह से क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाता है, उससे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, लेकिन जब वो फ्रेगमेंट्स यूनाइट होते हैं तब वो एज इट इज़ यूनाइट नहीं होते, बल्कि कोई ना कोई फ्रेगमेंट इधर उधर हो जाता है, कोई चेंजेस उसमें आ चुकी होती है, ओरिजिनल वन से वो चेंज होता है, एक न्यू पैटर्न बना लेता है। इस तरह की जो चेंजेस अगर होती है वो हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स की है, यहाँ पे भी हमारे पास डिलीशन हो सकता है। फर्स्ट वन है डिलीशन। अब इसके डिलीशन में और पॉइंट म्यूटेशन के डिलीशन में क्या चेंज है कि पॉइंट म्यूटेशन के डिलीशन में हमने कहा कि वहाँ पे कोई एक या फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे वो डिलीट होंगे, जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। और यहाँ ये जो क्रोमोसोम का जो सेगमेंट होता है उसमें से एक सिंगल जीन भी रिमूव हो सकता है, सिंगल जीन, या यहाँ से फ्यू जीन्स भी रिमूव हो सकते हैं। वहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन के डिलीशन में एक या फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स डिलीट हो रहे थे, यहाँ पे क्रोमोसोम के जो डिलीशन की कंडीशन होगी, यहाँ पे क्रोमोसोम का सेगमेंट डिलीट होगा, उससे कुछ एक सिंगल जीन भी डिलीट हो सकता है, या कुछ जीन्स जो है वो कंबाइन भी डिलीट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्रोमोसोम हम बना रहे हैं ए बी सी डी ई एफ। अब लेट्स सपोज ये क्या है, ये हमारे पास सेगमेंट है क्रोमोसोम का, ठीक है, और ये उसमें डिफरेंट जीन्स हैं। इससे अब डिलीशन होगी, तो जब डिलीशन होगी
तो क्या होगा, ए एज इट इज़ रहेगा, लेट्स सपोज बी भी है, सी भी है, लेकिन डी चला गया। नेक्स्ट है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है, लेट्स सपोज उससे एक पोर्शन जो है वो ब्रेक ऑफ हो गया, फिर टर्न अराउंड एंड ज्वाइन अगेन। टर्निंग उसकी हो जाती है और दोबारा से ज्वाइन, पहले ब्रेक हो गया, फिर उसकी टर्निंग हो गई, फिर दोबारा से ज्वाइन करेगा, अगेन ये ज्वाइन होगा, लेकिन किस तरह से, इन सच अ वे दैट द सीक्वेंस ऑफ जीन्स गेट रिवर्स्ड। क्या हुआ यहाँ पे, क्रोमोसोम की एक पोर्शन में ब्रेकिंग हो गई, वहां से एक सेगमेंट ब्रेक हो गया, फिर वो टर्न अराउंड हो गया। ठीक है, अब किस तरह से टर्न अराउंड होगा, एग्जांपल में भी आपको समझ आ जाएगा। टर्न अराउंड हो गया, दोबारा से ज्वाइन हो गया, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग के बाद उसकी सीक्वेंस एज इट इज़ नहीं रहेगी, बल्कि उसकी सीक्वेंस क्या हो गई है, उसकी सीक्वेंस रिवर्स्ड हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, ये है एक क्रोमोसोम और उस पर मौजूद डिफरेंट जीन्स। इसमें जब इन्वर्जन होगी तो क्या होगा, किस तरह से इन्वर्जन होगी, यहाँ पे आपको कोई चेंज नज़र आ रहा है जी, ये है चेंज। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था सी, लेकिन सी की जगह यहाँ पे डी आ गया और डी की जगह क्या हुआ, सी चला गया। इन्होंने आपस में जगह एक दूसरे के साथ चेंज कर दी, तो इस तरह की कंडीशन को कहते हैं इन्वर्जन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होता है, रिपीटिशन होती है ऑफ वन आर फ्यू जीन्स इन द सेम क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम है, वहाँ पे जो जीन्स मौजूद है, वहाँ पे कोई एक या चंद जीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं, उनकी रेपिटिशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, क्रोमोसोम है और उसके ऊपर जीन्स हैं, तो अब जब डुप्लीकेशन होगी तो ए बी सी बी डी ई एंड एफ, इस तरह से इसकी डुप्लीकेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा जीन डुप्लीकेट हुआ है, ये बी वाला जीन डुप्लीकेट हो गया है। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन। ओके, तो डुप्लीकेशन का जो प्रोसेस था या जो हमने पढ़ा इन्वर्जन का प्रोसेस या जो हमने पढ़ा डिलीशन का प्रोसेस, ये सारे एक ही क्रोमोसोम के अंदर डिलीशन और ये सब कुछ हो रहा था। अब हम एक नेक्स्ट कंडीशन भी पढ़ेंगे, एक नेक्स्ट मेथड भी पढ़ेंगे, जब दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान शिफ्टिंग होगी सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम की, वहाँ पे जीन्स इधर उधर हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है, शिफ्टिंग ऑफ अ सेगमेंट ऑफ वन क्रोमोसोम टू अनदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं जिनमें एक जैसे जीन्स प्रेजेंट हो, ठीक है, और नॉन होमोलोगस जिनमें डिफरेंट जीन्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर के फॉर्म में मौजूद होते हैं ना, तो लेट्स सपोज ये है पेयर ऑफ क्रोमोसोम और ये है पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये दोनों आपस में होमोलोगस है, इस पे यहाँ पे जो जीन मौजूद होगा वो इसमें भी मौजूद होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे जो जीन है वो हेयर कलर के लिए है, ठीक है, और यहाँ पे भी वो हेयर कलर के लिए है, लेकिन ये वाले जो क्रोमोसोम है ये हेयर कलर वाले ट्रेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। लेट्स सपोज यहाँ पे जो जीन है वो हाइट के लिए है और इस वाले में भी हाइट के लिए है, तो ये दोनों आपस में होमोलोगस है, ये दोनों आपस में होमोलोगस है। लेकिन अगर इस वाले ये वाले जो क्रोमोसोम है इससे एक जीन इस वाले के पास आ जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ये दोनों तो आपस में नॉन होमोलोगस है ना, लेकिन अगर इसका एक जीन आ गया यहाँ पे, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब ये जो ट्रांसलोकेशन होती है, जिससे जीन जाएगा वहाँ पे तो एक जो डोनर है क्रोमोसोम, वहाँ पे क्या हो जाएगी, डिलीशन हो जाएगी, और जो रेसिपेंट है जिसने जीन को एक्सेप्ट किया है या जिसके पास जीन गया है, उसमें क्या हो जाएगा कि वहाँ पे जो जीन्स है वो ज़्यादा हो जाएंगे, जो क्रोमोसोम है वो लॉन्गर हो जाएगा, नॉर्मल से थोड़ा लॉन्गर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारे पास एक क्रोमोसोम के अंदर जीन्स की सीक्वेंस, ठीक है, यहाँ पे ये लेट्स सपोज ये वाला है जो डोनर था, इसके सीक्वेंस से क्या हुआ कि एक सेगमेंट या एक जीन जो था वो डिलीट हो गया। अब देखिए कौन सा जीन डिलीटेड है, ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है, लेकिन डी वाला जो था वो यहाँ से डिलीट हो गया, डी वाला जीन डिलीट हो गया। ये दूसरा क्रोमोसोम है ये वाला, इसके ऊपर जीन की ये सीक्वेंस है जीन्स की, ठीक है। अब इधर देखें कि जब इसमें ट्रांसलोकेशन होगी, इससे तो सेगमेंट डिलीट हो गया ना, वो सेगमेंट इस नॉन होमोलोगस के पास आ गया, तो वो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए के एज इट इज़ है, एल है, एम है, एन से पहले क्या आ गया, डी आ गया, और ये डी कहाँ से आया, ये इस वाले क्रोमोसोम से आया। तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पहले अपने से इसने डिलीट किया, यहाँ से वो चला गया, दूसरे क्रोमोसोम के पास चला गया, उसने एक्सेप्ट किया, यहाँ पे रेसिपेंट जो था ये हमारे पास नॉर्मल से लॉन्ग हो गया। बाकी सीक्वेंस इसकी अपनी एज इट इज़ है, के भी है,
एल भी है, एम भी है, एन भी है, ओ भी है, पी भी है, सब कुछ यहाँ पे है, लेकिन डी एक्स्ट्रा आ गया तो ये थोड़ा सा ये क्रोमोजोम लॉन्ग हो गया। दोनों जो होंगे, दोनों क्रोमोजोम ऐसे केस में अफेक्टेड होंगे। ठीक है, सो इट वॉज अबाउट टुडेज लेक्चर। होप सो आपको समझ आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।